विषय हिंदी। शीर्षक है अरस्तु की काव्य दृष्टि। विचार बिंदु हैं अनुकरण सिद्धांत, काव्य शास्त्र, ट्रेजेडी, कॉमेडी एवं विरेचन सिद्धांत। मैं प्रोफेसर राजमुनि, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे अरस्तु की सैद्धांतिक दृष्टि एवं काव्य दृष्टि के संबंध में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अरस्तु का समय 384 ईसा से 322 ईसा पूर्व तक रहा है। अगर इनकी पारिवारिक दृष्टि पर थोड़ा सा दृष्टिपात किया जाए तो आप पाएंगे कि इनके जो पिता थे वे सिकंदर के बाबा अभ्युदत्तस के राजवैद्य थे। उनका उद्देश्य यही था कि अपनी सारी संतानों को वैद्य बनाना। और ये अरस्तु जो थे प्लेटो के शिष्य थे और इनका जो जन्म स्थान है वह है मैसेडोनिया के समुद्र तट पर एक नगर है स्तेगिरा। प्लेटो ने अरस्तु को अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क कहा, यानी कुछ तो बात रही होगी जो प्लेटो ने अपने शिष्य के विषय में इस तरह के विचार हमारे सामने रखे। और मैसेडोनिया के राजा फिलिप ने उन्हें अपने पुत्र सिकंदर का शिक्षक बनाया। एथेंस के पास अपोलो में अपना स्वतंत्र विद्यापीठ भी इनके द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन संयोग कुछ ऐसा रहा कि सिकंदर की मृत्यु के बाद इन पर अनेक आरोप भी लगे। उसके बाद इन्होंने एथेंस छोड़कर यूकोवा के पास सालकिस रहे, जहां पर इनकी मृत्यु हुई। लगभग 62 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त हम देखें इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वे इस प्रकार हैं: तर्कशास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, प्रकृति विज्ञान, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, राजनीति। साहित्य शास्त्र से संबंधित केवल 2 ग्रंथ इनके आसानी से उपलब्ध होते हैं। पहला है भाषण शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में रेटोसिक्स कहते हैं, और दूसरा है काव्यशास्त्र, पोएटिक्स या पोएटिकेश भी इसको कहते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि पर हम जरा ध्यान दें तो हम पाएंगे कि इनकी जो सैद्धांतिक दृष्टि है, इनकी जो आलोचना पद्धति है वो विश्लेषणात्मक है। इन्होंने कविता के विषय में 2 बातें कही कि कविता 2 विशेष कारणों से उत्पन्न होती है। सबसे पहला कहा अनुकरण और दूसरा कहा सहज प्रवृत्ति। फिर आगे कहते हैं कि मानव अधिकतर अनुकरण से ही सीखता है, इससे आनंदानुभूति होती है। सहज वृत्ति के विषय में कहते हैं कि सामंजस्य और लय, इसके लिए दोनों बहुत जरूरी हैं। कविता का जन्म मानवीय प्रकृति की सहज प्रवृत्ति से है, इसलिए वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो वस्तु जीवन के भीतर से प्रकट होती है वह स्वाभाविक एवं महत्वपूर्ण होगी। जैसे कविता, कवि के विषय में उन्होंने कहा कि कवि सृष्टा भी होता है, तभी तो वो कथानक की सृष्टि करता है जो काव्य की आत्मा है। आगे वो बताते हैं कि कवि और चित्रकार में कुछ समानताएं होती हैं। चित्रकार जीवन को 3 तरह से देखता है, जैसा है उसी रूप में, दूसरा उससे उत्तम रूप में, और तीसरा उससे निकृष्ट रूप में। कवि अपनी कृति में भी लगभग उसी तरह का अनुभव करता है, जैसा है जीवन, या उससे उत्तम रूप में या उससे निम्नतम रूप में। अब हम देख लेते हैं यहां अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की, जो कि बहुत चर्चा का विषय रहा। प्लेटो की भांति अरस्तु ने भी कला को अनुकरण माना, यानी जैसा गुरु ने कहा वैसा शिष्य ने भी कहा। इसी प्रकार काव्य कला का जो मूल स्रोत अनुकरण है, इस बात को भी इन्होंने स्वीकार कर लिया। पाश्चात्य विद्वान बूचर जो है वो अपना मत स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अरिस्टोटल एक्सेप्टेड द करेंट फ्रेज बट इंटरप्रिटेड इन ए न्यू, यानी अरस्तु का मानना है कि कला अनुकरण है, अर्थात वह हूबहू नकल करना नहीं है। यानी कला अनुकरण जरूर होती है,
लेकिन अरस्तू का यह मानना है कि अनुकरण का मतलब यह नहीं है कि फोटोकॉपी करना, यानी उसमें कुछ नयापन भी होना चाहिए। कवि या कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का नहीं, बल्कि प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। कितनी बड़ी बात कही, यानी कवि की दृष्टि वहां भी जाती है जहां जो चीज दिखाई नहीं देती। जैसे सामने जो दिख रहा है वह तो है ही, लेकिन उसके पीछे क्या है, उसके पीछे की प्रक्रिया क्या है, उसका भी कवि अनुभव करता है। प्लेटो ने अनुकरण का विषय बाहरी प्रकृति को माना है जो दिखाई देती है, जिसे एक्सटर्नल नेचर कहते हैं। लेकिन अरस्तू कहते हैं कि अनुकरण का जो विषय है वो आंतरिक प्रकृति है, इंटरनल नेचर, जो दिखती नहीं है, अर्थात जहां से उसकी सृजन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अपने ग्रंथ पोएटिक्स में लिखा है, प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकसित होने पर जो होती है उसे ही हम उसकी प्रकृति कहते हैं। फिजिक्स में उन्होंने कहा है कि कोई वस्तु क्या है उसे हम अपेक्षाकृत सही रूप में तभी कह सकते हैं जबकि उसने पूर्णता प्राप्त कर ली हो, न कि वह अपूर्ण रूप से विकसित दशा में हो। अर्थात प्रकृति से अरस्तू का अभिप्राय स्थूल एवं बाहरी जगत से मात्र नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति को विश्व की सर्जनात्मक शक्ति मानते हैं। यानी सारे संसार का, सारे विश्व का जो सर्जन होता है वो प्रकृति की शक्ति के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार अरस्तू के अनुसार अनुकरण का सीधा सीधा अर्थ हुआ क्या, वह यह है कि प्रतिकृति यानी रिप्रोडक्शन या विचार के अनुरूप सर्जन। साहित्य में आप देखेंगे तो जीवन का वस्तुपरक अंकन, जिसे हम जीवन का कल्पनात्मक पुनः सृजन कह सकते हैं, वो है। तभी तो अरस्तू ने कविता को अनुकरणात्मक कला मानते हुए उसे कला का सर्वोच्च प्रकार बताया है, जो मानव जीवन के सार्वभौम तत्व की अभिव्यक्ति है, जो विशिष्ट में ही निहित होती है। यानी कुछ खास होता है तभी चीजें यूनिवर्सल बनती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी साधारण चीज सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। फिर एक बार एक विद्वान एल एबरक्राम्बी, वे कहते हैं कि यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती तो वह हमें उससे अधिक कुछ नहीं देती जो प्रकृति देती है। यानी अगर वो कॉपी करते तो उतना ही होता जितना उसके पास है। लेकिन सच यह है कि हम कविता का आस्वादन इसलिए करते हैं कि वह हमें वह चीज प्रदान करती है जो प्रकृति नहीं दे सकती। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि कविता जो है प्रकृति का केवल दर्पण नहीं है। यानी दर्पण में वही चीजें सामने आती हैं जो सामने दिखता है। अब आगे हम देखते हैं कि अरस्तु का जो काव्य सत्य के विषय में जो विचार हैं वो क्या है। इसके विषय में अरस्तु कहते हैं कि कवि तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वह सत्य में परिणित हो जाए। यानी काव्यगत सत्य उच्च कोटि का होता है, यानी कविता में कहीं भी निम्न कोटि की गुंजाइश नहीं रहती है। अब इतिहास के विषय में बताते हैं कि इतिहासकार उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, और कवि उसका वर्णन करता है जो हो रहा है और आगे घटित हो सकता है। इसीलिए अरस्तु ने बार बार कहा कि कवि सार्वभौम का वर्णन करता है, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल कहते हैं। वो एक क्षेत्र विशेष, देश विशेष का नहीं है, समय विशेष का नहीं है, वो पूरी ब्रह्मांड का सत्य होता है, पूरी दुनिया का सच होता है। जबकि इतिहासकार सीमित या विशिष्ट का वर्णन करता है, यानी जिसे अंग्रेजी में पार्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अरस्तु फिर कहते हैं काव्य के विषय में कि पोएट्री इज ए मोर फिलोसफिकल एंड ए हायर थिंग देन हिस्ट्री। यानी कविता इतिहास से अधिक दार्शनिक होती है। इसलिए अरस्तु काव्य सत्य को सर्वाधिक
महत्व देते हैं और इसीलिए उसे महत्वपूर्ण मानते हुए स्वीकार करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि वह कविता के लिए सर्वथा त्याज नहीं है जो जीवन में असंभव है। असंभव को ग्रहण करने के लिए 3 शर्तें मानी अरस्तु ने। सबसे पहली ये है कलागत आवश्यकता, और दूसरी है वस्तु सत्य से भव्य सत्य की प्रतिष्ठा, और तीसरी है परंपरागत धारणा पर विश्वास। तो इसका मतलब यह हुआ कि अरस्तु ने बताया कि जो काव्य का सत्य है वह अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को प्रभावित करता है। अब इनके काव्य प्रयोजन को देखा जाए तो ये कहते हैं कि कविता मानव आत्मा का स्वतंत्र व्यापार है। कविता नैतिकता का बंधन स्वीकार नहीं करती, सौंदर्य की प्रतिष्ठा करती है। कवि की कृति यदि आनंद प्रदान करती है तभी वो सफल है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। क्योंकि कवि एक उत्तम शिक्षक हो सकता है लेकिन श्रेष्ठ कलाकार नहीं, यदि आनंद नहीं है तो। अरस्तु कहते हैं कि काव्य के 3 प्रकार इन्होंने निर्धारित किए अरस्तु के अनुसार। सबसे पहला है ट्रेजेडी यानी दुखांत, और दूसरा है कॉमेडी यानी सुखांत, तीसरा महाकाव्य। अब ट्रेजेडी के विषय में अरस्तु कहते हैं कि ट्रेजेडी एक ऐसे कार्य का अनुकरण है जो गंभीर है, जो स्वतःपूर्ण है और जिसका एक निश्चित आयाम है। यह अनुकरण एक ऐसी भाषा में होता है जो कलात्मक अलंकारों से हर प्रकार से सुसज्जित रहती है। यह अनुकरण करुणा और भय के संचार से मनोवेगों को उत्तेजित कर उनका उचित विरेचन करता है। अलंकृत भाषा से अरस्तु का तात्पर्य ऐसी भाषा से है जिसमें लय हो, सामंजस्य का गुण हो और गीत का समावेश हो, यानी ये तीनों चीजें मौजूद हों। नाटक के विभिन्न भागों में पाए जाने का तात्पर्य है कि कुछ भागों में केवल पद्य के माध्यम का और गीत का प्रयोग किया जाता है। और आगे और स्पष्ट करते हुए अपनी बात को कहते हैं अरस्तु कि जो ट्रेजेडी होती है, जिससे उसका निर्माण होता है, जैसे शरीर का निर्माण होता है, उसको बनाने वाले जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, वो इस प्रकार हैं। 6 प्रमुख माने हैं अरस्तु ने। जैसे शरीर 5 तत्वों से बनता है, ऐसे ही अरस्तु कहते हैं कि ट्रेजेडी का निर्माण भी 6 चीजों से होता है। सबसे पहला कथानक, जिसको अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं। दूसरा है चरित्र चित्रण, जिसे अंग्रेजी में कैरेक्टर कह सकते हैं आप। तीसरा है दृश्य विधान, स्पेक्सल, और चौथा है पदावली या पद विन्यास, डिक्शन, और 5वां है विचार, जिसको अंग्रेजी में थॉट्स कहते हैं, थॉट, और छठा है संगीत, मेलोडी। अब इसमें ध्यान से देखें तो अरस्तु ने कहा है कि जो कथानक है वो सबसे उत्तम होता है, और इसी आधार पर ट्रेजेडी को आत्मा कहा है। और कथानक भी 3 तरह के माने हैं अरस्तु ने। कौन से? दंत कथामूलक होते हैं, दूसरे काल्पनिक होते हैं, और तीसरे इतिहासपरक होते हैं। और शिल्प की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अरस्तु का मानना है कि 2 तरह के कथानक आपके सामने आते हैं। सबसे पहला है सरल कथानक और दूसरा है जटिल कथानक। और चरित्र चित्रण के लिए जो जरूरी बातें हैं, जो आवश्यक बातें हैं, उसके विषय में कहते हैं कि चरित्र चित्रण की सबसे पहली विशेषता है कि वो अच्छा हो, यानी गुड हो, और गुड ही को गुड हो, और बेटर हो, और बेस्ट हो, यानी सबसे बेस्ट होना चाहिए। दूसरा यह है कि औचित्य का ध्यान रखा जाए, यानी जब भी कोई कैरेक्टर खड़ा किया जाए, जब भी कोई नायक स्थापित किया जाए, तो उसके औचित्य का बराबर ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात कि जीवन के अनुरूप हो, यानी कविता में या साहित्य की किसी भी विधा में जब आप जीवन को प्रदर्शित करें तो उसके अनुरूप ही
कैरेक्टर का निर्माण, चरित्र का निर्माण किया जाना चाहिए। और आगे बताते हैं, चौथी जो विशेषता है वह है चरित्र में एकरूपता हो, है ना। फिर आगे बताते हैं कि अब दूसरी बात कहते हैं कि जो पदावली है, जो ट्रेजेडी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो तत्व है उसमें बताते हैं कि पदावली का अर्थ है अभिव्यक्ति से। ट्रेजेडी के लिए अलंकृत भाषा सबसे उपयुक्त होती है। और बताते हैं कि विचारों को ट्रेजेडी का आधार तत्व मानते हैं, यानी जो दुखांत घटना घटित होती है उसका जो मूल तत्व है, जो आधार तत्व है, वो क्या है? जो विचार है, जो थॉट्स है। दृश्य विधान के संबंध में कहते हैं कि दृश्य विधान का जो आधार है वो रंगमंची साधनों का कुशल प्रयोग होना चाहिए। यानी रंगमंची साधन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनका उपयुक्त प्रयोग नहीं किया जाता है तो आपका जो दृश्य विधान है वो फीका ही रहेगा। फिर आगे बताते हैं कि कॉमेडी क्या होती है, सुखांत क्या होते हैं। कॉमेडी का उद्देश्य जीवन का सामान्य स्तरीय चित्रण करना है, यानी जो मानव जीवन है उसका इसने सहज ढंग से, सामान्य रूप से चित्रण करना है और उसमें समाज के हे व्यक्तियों के जीवन का अनुकरण प्रस्तुत किया जाता है। कॉमेडी का जो मूल भाव हास्य है, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि उसका आधार कष्टकारक उपकरण नहीं होना चाहिए। यानी कॉमेडी हो लेकिन ऐसी कॉमेडी ना हो जो किसी का दिल दुखाए, किसी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करे। अर्थात कॉमेडी से किसी को कष्ट न हो। तर्क कला से अधिक महत्व भाषण कला का है, क्योंकि भाषण द्वारा प्रत्येक बात जन सामान्य समझ सकता है। यानी सुखांत में बता रहे हैं कि कोई बात कितनी महत्वपूर्ण है, इसको पहुंचाने के लिए आपके द्वारा जो अभिव्यक्त किया गया जो भाषण है, जो अभिव्यक्ति है, वह जन सामान्य तक आसानी से पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी कॉमेडी होती है और महत्वपूर्ण भी। अब हम देख लेते हैं कि अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है वो क्या है। यानी विरेचन के संबंध में अरस्तु के जो विचार हैं वे क्या हैं। अरस्तु ने केवल 2 सिद्धांतों पर विरेचन शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने अपने पोएटिक्स नामक ग्रंथ में त्रासदी की परिभाषा दी। यहां उन्होंने विरेचन शब्द का प्रयोग ट्रेजेडी का कार्य बताने के लिए किया। अर्थात यहां वह बताना चाहते हैं कि ट्रेजेडी का काम क्या है, यानी ट्रेजेडी को क्या करना चाहिए। दूसरा उन्होंने पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में किया। आगे कहते हैं, किंतु इसके आगे हमारा मत है कि संगीत का अध्ययन एक नहीं अनेक उद्देश्यों की सिद्धि हेतु होना चाहिए। यानी आप संगीत का अध्ययन करें लेकिन उससे एक तरह का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा, विरेचन यानी जिसे शुद्धि आप कहते हैं। तीसरा है बौद्धिक आनंद। अर्थात इस ग्रंथ में अरस्तु ने विरेचन का अर्थ शुद्धि से लिया। शुद्धि यहां धार्मिक शुद्धि नहीं है, बल्कि चीजों को बहुत अच्छे ढंग से, साफ तरीके से समझना यहां उद्देश्य है। वास्तव में भारतीय चिकित्सा शास्त्र में से लिया गया है यह विरेचन शब्द, क्योंकि विरेचन का अर्थ वहां होता है रेचक औषधियों द्वारा शरीर के अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना, जैसे मल, मूत्र, पसीना इत्यादि। और कृत्रिम त्रासदी द्वारा व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन में करुणा एवं भय को सहन करने की शक्ति आती है। अरस्तु के बाद कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी रुचि से विरेचन को देखा, परखा, समझा और उसकी व्याख्या की। विरेचन के 3 अर्थ माने हैं। पहला धर्मपरक, दूसरा नीतिपरक और तीसरा कलापरक। प्रोफेसर मोरे एंड लिवी, इनका मानना है कि विरेचन का जो लाक्षणिक प्रयोग है वह धार्मिक आधार पर किया है, जिसका अर्थ है बाहरी उत्तेजना
तथा अंत में उसके शमन द्वारा आत्मिक शुद्धि एवं शांति। जर्मन विद्वानों ने विरेचन का नीतिपरक अर्थ लेते हुए कहा है और इस बात को स्वीकार किया है कि मनोविकारों के उत्तेजन, तत्पश्चात उद्वेग का शमन और तदजन्य मानसिक विषदता, अर्थात दर्शक ट्रेजेडी देखकर मानसिक शांति का सुखद अनुभव करता है, फिर उसके मन में करुणा एवं त्रास आदि का भय नहीं रहता है। यानी जो ट्रेजेडी दर्शक देखता है, उसको देखने के बाद कहना चाहिए कि एक तरह से उसका जो मन है, उसका जो मिजाज है, वो मजबूत होता है और फिर वह उस भय से लड़ने की ताकत अपने अंदर विकसित कर लेता है। प्रोफेसर बूचर कहते हैं कि विरेचन के द्वारा या विरेचन से के द्वारा पहले मानसिक संतुलन होता है और बाद में कलात्मक परिष्कार। यानी इसको और आसान तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि विरेचन क्या करता है कि पहले तो हमारे मन में उठने वाले तरह तरह की विचारों में, तरह तरह की चीज़ों में पहले संतुलन स्थापित करता है और बाद में क्या करता है, जब संतुलन हो जाता है तो बाद में उसका जो कलात्मक परिष्कार कर देता है। तो कुल मिला के देखें तो अरस्तु ने ट्रेजेडी और विरेचन और अनुकरण इन तीन सिद्धांतों पर विशेष रूप से फोकस किया, जो अपने गुरु प्लेटो से कुछ मायनों में तो मिलते हैं लेकिन कुछ मायनों में बिल्कुल अलग हैं। एक जगह कहा भी था उन्होंने कि जो सामने दिख रहा है वही सच नहीं है, उसके पीछे की कहानी को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई जो दिख रही है वह नहीं है, उसके अंदर की भी चीज़ होती है। इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।